पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस, आप बड़े सालों से एक लफ्ज सुनते आ रहे हैं कि पेड पीआर नाम की एक चीज होती है। यानी प्लेयर्स की, क्रिकेट बोर्ड की एक पेड पीआर होती है, जहां ये पैसे दे के अपनी तारीफ करवाते हैं, इंटरनेट पे ट्रेंड चलवाते हैं। आज मैं आपको इसकी दो एग्जांपल्स देता हूं। सबसे पहले, एक इंटरव्यू कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शाया किया, और उस इंटरव्यू के नीचे मैं हैरान हूं, काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आए सलमान बट के लिए, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जॉब ऑफर कर दी है तो उनका मुंह बंद हो गया है। पहले क्रिटिसाइज करते थे क्रिकेट बोर्ड को, अब उन्हीं लोगों के सामने माइक हेसन, आकिब जावेद के सामने यस बॉस, यस सर। खरीदा जा सकता है, किसी को भी नौकरी ऑफर कर दें और यस बॉस यहां पे शुरू हो जाती है। तो ये इंटरव्यू था इस दफा आकिब जावेद का, और इस इंटरव्यू के नीचे आप कमेंट पढ़ें। ये हैं जी आपके सामने पेड पीआर वाले कमेंट्स। पहला कमेंट देखें, बट साहब यू आर ए ग्रेट इंटरव्यूअर, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड डोंट लिसन टू द हेटर्स। दूसरा कमेंट देखें, कोई आसिम नूर साहब हैं जिनका कोई सब्सक्राइबर नहीं होगा। देखें, कोई सब्सक्राइबर नहीं है क्योंकि ये सारे फेक अकाउंट होते हैं, पेड होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टेड क्रिकेटिंग इंटरव्यूज, रेलिवेंट क्वेश्चंस बाय सलमान बट एंड ग्रेट आंसर्स बाय आकिब जावेद। क्या बात है जी। दूसरे जी, ये कोई पाक शमरू बर्ड्स भाई हैं। आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद आकिब जावेद विजन, रिजल्ट आ गया, थोड़ा वक्त लगेगा, लाइक लाहौर कलंदर्स। क्या बात है। तीसरा कमेंट जी, अली पेंडू साहब हैं कोई। आकिब जावेद साहब, नो वन इन दिस वर्ल्ड थिंक्स व्हाट यू थिंक, यू आर ए गुड सेलेक्टर एंड कोच। गुड की जगह ग्रेट ही लिख देता। अच्छा, अली पेंडू का भी कोई सब्सक्राइबर नहीं होगा, देखें। ऑल राइट। उसके बाद नीचे आकिब जावेद विजन और दिल भी बनाया हुआ है, क्या बात है। फिर नीचे एक लिविंग भाई हैं, वो कह रहे हैं बेस्ट इंटरव्यूअर सलमान बट, गुड क्वेश्चन यू आस्क। ठीक है जी। तो ये होते हैं जी आपके सामने सारे पेड पीआर वाले कमेंट्स। मैं आपको लिख के देने के लिए इस टाइम रेडी हूं कि पूरे पाकिस्तान में आपको 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों में से आपको 5-6 लोग भी नहीं मिलेंगे, जो कि मतलब 0.1% भी नहीं बनता, मतलब है ही नहीं है कोई परसेंटेज, जो इस टाइम आकिब जावेद से खुश हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खुश हैं। तो ये लोग कौन है? ये होते हैं पेड अकाउंट्स, इसको कहते हैं पेड पीआर। फिर ऑन द अदर साइड, जो कि एक काफी पुराना रिवाज है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की तरफ से ट्वीट करवाए गए। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने मौजूद है। ये तो वो स्क्रीनशॉट हैं जो रैंडमली मेरे सामने से गुजर गए। इनके अलावा भी आपके एक्टिव और नॉन एक्टिव क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनने की मुबारकबाद दी है। पूरा सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपनी पेड पीआर करवा रहा है कि किसी तरीके हमारे लोग दोबारा से बेवकूफ बन जाएं और लोगों के आंखों के आगे हम दोबारा से पर्दा डाल दें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी तक मेरे जैसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो इनका पर्दा वॉश करेंगे, जो आपको बताते रहेंगे कि ये पेड पीआर है। अच्छा, ये पिछले 2-3 साल में आपको बहुत ज्यादा चूरन बेचे गए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इस दफा तो भाई साहब सर्जरी होगी, इस दफा तो पोस्टमार्टम होगा, इस दफा पता नहीं क्या कुछ होगा। अब क्रिकइन्फो ने पाकिस्तान क्रिकेट को नंगा करके रख दिया। आपके सामने ये एक पिक्चर मौजूद है। इस पिक्चर में आप देखें कि वही 2-3 नाम घूम फिर के आपके सिस्टम में मौजूद हैं, और फिर मैं इसको जोड़ूंगा आज के एक इंटरव्यू के साथ। अब आप देखें, ये वो लोग हैं आपके सामने जो असल में आपकी क्रिकेट के कसूरवार हैं। इन लड़कों के हाथ में आपकी क्रिकेट का कंट्रोल था। ये कोई पहली दफा लीडरशिप में नहीं आए। बाबर को कप्तान ऑब्वियसली रिजाइन दिया गया, हटाया गया, कुछ भी आप कह लें। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ये इंडिया वाला वर्ल्ड कप है, लेकिन इससे पहले मैं आपको याद करवा देता हूं,
20 में बाबर आजम ने ऑफिशियली रिप्लेस कर दिया था सरफराज अहमद को, और 19 से बातें शुरू हो गई थी, 19 से वो सिलसिले शुरू हो गए थे वर्ल्ड कप के बाद। फिर 23 में ही शहीन शाह अफरीदी को अपॉइंट किया जाता है पाकिस्तान का T20 कप्तान, और फिर साथ ही एक अनाउंसमेंट आती है कि शान मसूद आपके टेस्ट के कप्तान हैं। फिर मार्च 2024 में शहीन को T20 की कप्तानी से उतारा जाता है, आगा को कप्तान बना दिया जाता है T20 फॉर्मेट में 2025 में। और फिर उसके बाद रिजवान की एंट्री होती है, और रिजवान साहब आपके वाइट बॉल के कप्तान बन जाते हैं। ऑन द अदर साइड वहां पे बाबर आजम को फारिग कर दिया गया या रिजाइन कर दिया, कुछ भी आप कह लें। ये T20 वर्ल्ड कप के बाद है ऑब्वियसली 2024 वाला, जिसमें अमेरिका ने हमें सहरा बनाया था ना, ये वो वाला T20 वर्ल्ड कप है। उसके बाद दोबारा से बाबर आजम को अपॉइंट किया गया कप्तान। उसके बाद नीचे अक्टूबर में रिजवान दोबारा कप्तानी से हटते हैं, फिर शहीन आते हैं, फिर शान हटते हैं, और अब फिर बाबर दोबारा से कप्तान बन जाते हैं। ये तमाम के तमाम जो प्लेयर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसको आप लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू कर दें टॉप से, या बॉटम राइट से पढ़ना शुरू कर दें, तस्वीरें वही हैं। पहले बाबर का नाम ले लें, शहीन का नाम ले लें, रिजवान का नाम ले लें, ये सारे के सारे लड़के वही हैं जो आपके सिस्टम का हिस्सा रहे। इनमें से अगर कोई लड़का दोबारा आपका कप्तान बनता है, जो कि अभी फिलहाल बाबर को टेस्ट का कप्तान बनाया गया है, शहीन फिलहाल आपका वनडे का कप्तान है, इनमें से कोई लड़का आके अगर किसी इंटरव्यू में ये बोलता है ना कि अब फिटनेस ठीक करनी पड़ेगी, अब वो पहले वाली बातें नहीं चलेंगी, अब फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी, वो सिर्फ ड्रामेबाजी है। वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मेरे पाकिस्तानी भाइयों को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि यहां पे 3, 3.5, 4 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं कि पीछे हुआ क्या है। लोग बिल्कुल रिफ्रेश होके उठते हैं कि नहीं यार, पहले तो कुछ गलत हुआ नहीं है। अब ये जो प्रूवन फेलियर है, चाहे वो बाबर है, चाहे वो शहीन है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो आकिब जावेद है, ये जो भी प्रूवन फेलियर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हमेशा नाक ही कटवाई है, ये अब आके अगर कुछ कह रहे हैं ना, तो चलो ठीक है, एक आधा मौका हम इनको फिर दोबारा दे देते हैं। ये सारा सिस्टम मिलके टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है ताकि इनके पैसे बनते रहें, इनकी जॉब्स कायम रहें, और थोड़ा एक आधा साल मजीद सीवी पे आ जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए हमने नौकरी की हुई है। अच्छा, इसके अलावा कैसे ये लोग टाइम बाय कर रहे हैं और कैसे अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कैसे डिनाइल में हैं, वो भी इसी वीडियो में मैं आपको साबित करता हूं। इनमें से 2 बातें ऐसी होंगी जो अभी मैं करने वाला हूं, जो आप आज आकिब जावेद के मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको वो बातें पिछले 2-3 साल से बता रहा हूं। मिसाल के तौर पे एक इंटरव्यू में आकिब जावेद साहब सेम ही बातें कर रहे हैं, कभी पीसीबी के सोशल मीडिया अकाउंट पे, कभी पीटीवी पे आ रहे हैं, कभी किसी चैनल पे आ रहे हैं, कभी किसी चैनल पे आ रहे हैं, बातें सेम है, ठीक है। तो इंटरव्यू ही हम मान के चलते हैं, वो कहीं भी है वो सेम बातें हैं। आकिब जावेद साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बांग्लादेश में तो हम सरप्राइज हो गए क्योंकि वहां पे हमारे बॉलर्स की एवरेज स्पीड 126 आ गई थी और हमें तो चाहिए 20 विकेटें, वो तो नहीं हो सकता। पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की स्पीड 126 पे आई है, या चलो 126 आकिब भाई ने थोड़ा ज्यादा नीचे गिरा दी, मैं 128 मान के चलता हूं, 128, 129। क्या आप जबरदस्ती शहीन को नहीं खिला रहे? चलो नसीम अब इन्होंने ड्रॉप किया है, नसीम चलो इन सब से कभी कभी थोड़ी बहुत तेज बॉल डाल लेता है, लेकिन उसके भी पेस में आपको डिक्लाइन नजर आई। क्या आप खुद करता धरता होने के बावजूद इन मीडियोकर बॉलर्स को लगातार नहीं खिलाते रहे? आपने आज दूध में से मक्खी की तरह इन फास्ट बॉलर्स को निकाल के साइड पे कर दिया, लेकिन आप तो अभी भी अपनी जगह पे कायम है जिसका ये फैसला था।
वो मुझे मोहम्मद रिजवान के कप्तानी के दिन याद आते हैं। न्यूजीलैंड में जब पाकिस्तान सीरीज आ रही तो रिजवान वहां पे सीधा हो गया था कि जो ऊपर से टीम सेलेक्ट होती है वही बता सकते हैं, और तब उस टूर पे पाकिस्तान टीम के कोच थे आकिब जावेद और वही टीम सेलेक्ट करते थे। तो वो लोग तो अभी भी अपनी जगह पे कायम है, नीचे से बस प्लेयर्स को चेंज किया जा रहा है, लेकिन जो ऊपर डिसीजन मेकर्स हैं वो अपनी जगह पे अभी भी कायम है। अच्छा एक बात, दूसरी बात, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, आपने कितनी दफा मेरे मुंह से ये बात सुनी है कि यार आप आमिर जमाल को क्यों अपने साथ कैरी नहीं कर रहे। मुझे आमिर जमाल क्यों पसंद है, क्योंकि मैंने आमिर जमाल के अंदर एक करेक्टर देखा था। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में वो अकेला खड़ा होता था, वो बॉलिंग में पूरी जान मारता था, वो बैटिंग में पूरी जान मारता था, और पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया आमिर जमाल की बात कर रहा था। और अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो कि बहुत ज्यादा रूड है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया कोई कोई टीसी नहीं करता, ऑस्ट्रेलियन मीडिया कोई फजूल में तारीफ नहीं करेगा आपकी। अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया आपके पीछे है और आपकी तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप में दम है। मुझे उनकी वो सेलिब्रेशन नहीं भूलती आमिर जमाल की ये वाली, पूरे ऑस्ट्रेलिया के सामने। वो अगले दिन ऑस्ट्रेलियन अखबारों की हेडलाइंस में एक तस्वीर थी बड़े सफे पे। तो मुझे तो भाई करेक्टर वाले प्लेयर पसंद है, और वो यहां पे मुझे टैंपा बावूमा की एग्जांपल भी याद आ जाती है। मेरे सामने उनकी तस्वीर लगी हुई है हमारे स्टूडियो में। स्टैट्स आर इंपॉर्टेंट बट करेक्टर इज व्हाट वी लुक एट। करेक्टर होता है किसी प्लेयर का जो उसको सबसे अलग करता है। स्पोर्ट्स में जो बड़े एथलीट रहे हैं उनका हमेशा से मानना है कि करेक्टर और एटीट्यूड सबसे पहले किसी प्लेयर के अंदर होना चाहिए। परफॉर्मेंस मेहनत बंदा कैरी कर लेता है, लेकिन अगर किसी का करेक्टर नहीं है और किसी में एटीट्यूड नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो यहां पे जब आमिर जमाल टीम में आया था, मैं हमेशा इस चीज को मानता हूं कि आपको एक प्लेयर के पीछे कोई दूसरा प्लेयर खड़ा करना है उससे बेहतर परफॉर्मेंस निकालने के लिए। आमिर जमाल आया, इन्होंने फहीम अशरफ को बिल्कुल साइड पे कर दिया कि जैसे राणा कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है। और उस जमाने में मैंने वीडियो की थी कि अगर आमिर जमाल आपको मिल गया है, जो कि टी20 में भी आखिरी ओवर निकाल रहा है, होम सीरीज में, टेस्ट में भी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसके पीछे आप किसी पेसर ऑलराउंडर को लगाएं ताकि आमिर जमाल के ऊपर भी प्रेशर आए कि मैंने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना इस चीज को। लेकिन जब आमिर जमाल था तो अकेला आमिर जमाल था, फिर उसको इन्होंने बाहर निकाल दिया। ये अभी बांग्लादेश लेके गए अम्माद बट को, अभी निकाल के देख लो मेरी वीडियो, जब मैंने पाकिस्तान बांग्लादेश के स्क्वाड के ऊपर बोला होगा, मैंने 100% यही बात बोली थी कि ये एक आधे सीरीज के लिए अम्माद बट आए, उसको भी बाहर निकाल देंगे। और अब एकदम आकिब जावेद साहब कहते हैं कि हमने ना कैंप में आमिर जमाल का पेस देखा है, वो तो बड़ी लंबी बॉलिंग कर रहा था, वो तो बड़ी तेज बॉलिंग कर रहा था। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आमिर जमाल उतनी ही तेज और उतनी ही लंबी बॉलिंग कर रहा है जितनी वो 2 साल पहले कर रहा था। कोई चेंज नहीं है उसमें। बस कोई अंदर क्यों आ रहा है और कोई बाहर क्यों जा रहा है, ये आकिब जावेद के अलावा किसी को नहीं पता। अगर किसी को अंदर डालना है तो अपनी रीजंस हैं, किसी को बाहर निकालना है तो अपनी वजूहात हैं। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने एक नया बच्चा आपके मिडिल ऑर्डर में डाला है, अवैस जफर। नथिंग अगेंस्ट हिम, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी सिलेक्शन है, लेकिन किसकी जगह डाला है? कामरान गुलाम के साथ। अब कामरान गुलाम के जस्टिफिकेशन आकिब जावेद ये देते हैं कि वो तो इंजरीज का शिकार रहा, वो तो सीजन पूरा नहीं खेल पाया, और हमें एक ऐसा लड़का चाहिए था जो मिडिल ऑर्डर में लंबी बारी ले सके। अच्छा, मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि अवैस जफर की जो फर्स्ट क्लास में एवरेज है वो 43 है, 42.9, जो कि ठीक है, मतलब उसके 700 है। लेकिन कामरान गुलाम कितने साल से डोमेस्टिक खेल रहा था और मेरिट पे थोड़ा सा लेट पाकिस्तान टीम में आया, उसको 2-3 साल पहले खेल जाना चाहिए था पाकिस्तान से। जब वो बाबर आजम की जगह पाकिस्तान टीम में आता है मुल्तान में, आपको याद होगा उसने पहले ही टेस्ट मैच में 100 किया था। अच्छा, उसके बाद उसने दूसरे टेस्ट मैच में 50 भी किया। फिर उसके बाद जो उसकी बारी है ना, वो
थोड़ी गंदी पिचेस में बारियां थी, स्पेशली जो मुल्तान में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उसने पहली इनिंग्स में आखिरी टेस्ट मैच में 16 किया, दूसरी इनिंग्स में 19 किया। अब आप कहेंगे यार एक आधा टेस्ट मैच तो किसी का भी खराब चला जाता है ना, लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 154 पे ऑल आउट हो गई थी और दूसरी इनिंग्स में 133, यानी पूरी पाकिस्तान टीम ने कुछ नहीं किया था। आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो टेस्ट मैच हार गए थे। तो तलवार किसके ऊपर चली? कामरान गुलाम के ऊपर। हालांकि कामरान गुलाम ने आके जिस तरह पाकिस्तान टीम में एक एनर्जी ऐड की थी, वो इस टाइम पाकिस्तान में हर क्रिकेट फैन उसकी बात कर रहा है, सिवाय आकिब जावेद के। कभी वजह बनाई जाती है कि उसकी फील्डिंग नहीं ठीक, कभी वजह बनाई जाती है कि आपको देखना है कि आपके साथ कौन चल सकता है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर अंदर से ऐसी वजह निकले कि वो मुझे सलाम नहीं करता। हो सकता है ये भी वजह हो, क्योंकि ऐसी वजूहात की बेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़े फैसले हो जाते हैं। ये इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं। अगेन नथिंग अगेंस्ट अवैज जफर, अच्छा लड़का है, लेकिन कामरान गुलाम को ड्रॉप करना किसी सूरत नहीं बनता था। फिर इसके अलावा आकिब जावेद साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा अभी तक कि कोई किस तरह ऐसे बोल सकता है। आकिब जावेद साहब कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में होना या सेलेक्टर होना कोई फुल टाइम जॉब नहीं है। उन्होंने मिसाल दी कि हमने अभी टीम सेलेक्ट की है, अब हमने अक्टूबर में टीम सेलेक्ट करनी है, तो 2-3 महीने की रेस्ट हो जाती है। 2-3 महीने के बाद हमने एक आधी मीटिंग करनी होती है। खुदा की कसम, आप लोग जो 2-3 महीने के बाद पाकिस्तान टीम की मीटिंग में बैठते हैं ना, उसकी झलक हमें पाकिस्तान टीम के अंदर नजर आ रही है। ये एग्जैक्टली वही टीम है जिसको बस छोड़ा हुआ है उसके हाल पे। ये एग्जैक्टली वही टीम है जिसको चलाने वाले 2-3 महीने के बाद मिलते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे चेयरमैन साहब, उनके पास टाइम नहीं है क्रिकेट चलाने का, वो हफ्ते में एक आधी दफा आते हैं और उनको आकिब जावेद जैसे लोग गलत ब्रीफ करते हैं। वो इनके किए हुए फैसलों पे आके साइन करते हैं और कहते हैं अप्रूव है। वही झलक आपको पाकिस्तान टीम में नजर आ रही है। आप आकिब जावेद की बात सुन लें, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, सेलेक्टर, पता नहीं क्या कुछ, सब कुछ उनके पास है। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि यहां पे हम 2-3 महीने के बाद एक मीटिंग करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फुल टाइम जॉब की तरह कोई ले ही नहीं रहा। और वो झलक आपको कौमी टीम में नजर आ रही है कि नहीं, मुझे बताएं। ये वही टीम है ना जिसको उसके हाल पे छोड़ा हुआ है, और एग्जैक्टली टीम का वही हाल है। इस टीम को कोई दूसरा देखेगा ना, कोई बाहर का बंदा, वो कहेगा यार इस टीम को तो किसी ने खुला खुला छोड़ा हुआ है, खुली छूट दी हुई है कि यार देख लो तुम सबने क्या करना है। वही कुछ तो हो रहा है। और एक खेल है हमारे पास, उसके साथ ये सब हो रहा है। मैं बार बार हाईलाइट करता हूं इस बात को कि लीडरशिप को सीरियस होना पड़ेगा। मैं बार बार हाईलाइट करता हूं इस चीज को कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको अपनी जगह किसी दूसरे चेयरमैन को लगाना है जो 7 के 7 दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स में बैठे, जिसके पास वक्त हो पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए। वैसे ही हमारी क्रिकेट का खाना खराब हो चुका है, खत्म हो जाएगी। लाखों करोड़ों लोग ने क्रिकेट देखना छोड़ दी है, अगले 10-15 साल में मजीद डिक्लाइन हो जाएगा। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वैसे ही सलमान नसीर जैसे झूठे लोग बैठे हुए हैं जो आके कहते हैं कि इस दफा तो व्यूशिप के रिकॉर्ड टूट गए, इस दफा तो पता नहीं करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग देख ली, और आपके सर्कल के जो 100-200 लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। तो क्या क्या बंदा यहां पे हाईलाइट करे हैं। आकिब जावेद ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और मेरा ख्याल है जितनी ज्यादती इनके दौर में हो रही है, इतनी ज्यादती पहले कभी नहीं हुई। आप देखें तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मैं आकिब जावेद की बात कर रहा होता हूं। क्यों? क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन वो मजबूर करते हैं कि उन पे बात की जाए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उनके ऊपर बात करने की। मतलब वो सलमान बट, जिनको एक जमाने में मैं बड़ा सुनता था कि यार ये बंदा पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने का माइंडसेट इसका है, ये वहीं से कान पकड़ता है जहां से पकड़ने चाहिए,
इसको पाकिस्तान क्रिकेट के मसले मसाइल पता है। क्रिकेट बोर्ड ने खरीद लिया, जॉब ऑफर कर दी है, नौकरी दे दी है। माइक हेसन जिनको सारी जिंदगी वो क्रिटिसाइज करते नहीं है, उनका हंस के इंटरव्यू कर रहे हैं। आकिब जावेद जिनको अपने चैनल पे बातें लगाते रहे हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात हो रही है। आकिब भाई आपने क्रिकेट क्यों शुरू की? और वहां आकिब जावेद बता रहे हैं, मैं पता नहीं एयरपोर्ट गया, मुझे प्लेयर्स देख के हैरान हो गए, फिर पता नहीं किसने बताया कि आप भी पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हैं। मैं इमरान खान ने मुझे कहा कि तुम इस फील्डिंग से खुश हो। आई डोंट केयर ब्रो, यू मे बी द ग्रेटेस्ट बट आई एम द लेटेस्ट। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि ये जो मौजूदा प्लेयर है ना भाई, वो लेटेस्ट हैं। आप जो थोड़े बहुत ग्रेटेस्ट थे, तो टाइम नंग गया है। इन प्लेयर्स की तरफ आए। कोई पाकिस्तान में नहीं जानना चाहता कि आकिब जावेद ने क्रिकेट क्यों शुरू की थी। क्यों शुरू की थी मुझे तो समझ नहीं आ रही। कोई रोक लेता यार इनको, आज हमारी क्रिकेट का ये हाल ना होता। तो खैर, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा आसान है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है टीवी पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के, उसको नौकरी ऑफर कर दें, उसको खरीद लें। जो आपको क्रिटिसाइज करता है, कल को वही हंस के आपका इंटरव्यू कर रहा है। अमेजिंग, कितना आसान है यहां पे, कितना आसान है। बट अच्छी खबर यह है आप सबके लिए कि इन सब की करतूतों के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए फुरकान भट्टी है, और इंशाल्लाह रहेगा। अल्लाह ताला मुझे लंबी उम्र, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, मुझे हिम्मत दे, और मैं चुकिया भी ना जावा, तो मैं तुहानू दसदा रहांगा इत्थे बह के। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला रात को 7:30 बजे एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।